क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गईं। दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहाँ थीं बताओ किधर गईं। अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गईं। आदाब नाजरीन, कल 10 मई थी। कल कैफी आज़मी साहब का यौम वफ़ात था। कैफी आज़मी साहब बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर गीतकार तो थे ही, एक बहुत अच्छे शायर तो थे ही, साथ ही वो गरीबों और मजबूरों के हक में उठने वाली एक बहुत मजबूत आवाज़ थे। कैफी आज़मी साहब के बारे में ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए पेश खिदमत है। कैफी आज़मी की पैदाइश सन 1919 में आजमगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में एक रईस खानदान में हुई थी। कैफी साहब का असल नाम अतहर हुसैन रिजवी था। कैफी उनका शायरी का तखल्लुस था और आजमगढ़ से ताल्लुक होने की वजह से आज़मी अपने नाम के आगे लगाते थे। यूं हो गए कैफी आज़मी। उनका खानदान आला तालीम याफ्ता था, इसलिए कैफी ने बचपन से शायरों और अदीबों की सोहबत पाई और इसी वजह से बचपन से ही उनका रुझान भी शायरी की तरफ होने लगा और उन्होंने महज 11 साल की उम्र में ही पहला शेर कहा और वो भी जबरदस्त कहा। इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्क गम, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। एक तुम की तुमको फिक्र नशेबो फराज है, एक हम की चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। कैफी साहब की पैदाइश और शुरुआती जिंदगी के दिनों में तो उनके घर में रईसी थी, लेकिन कैफी के जवान होते न होते किन्हीं वजूहात से उनके घर की माली हालत कमजोर होती चली गई थी। इसीलिए कैफी साहब अपने बड़े भाइयों की तरह अंग्रेजी तालीम न पा सके। इसी बीच वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे और पार्टी के अखबार कौमी जंग में लिखने लगे थे। साथ ही मुशायरों में भी वो शिरकत करते। मुशायरे के जरिए ही उनकी होने वाली बीवी शौकत से उनकी मुलाकात हुई। एक बार कैफी साहब हैदराबाद में एक मुशायरे में शामिल होने गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी एक नज़्म सुनाई जिसका उन्वान ताज था। ये नज़्म सुनकर महफिल में बैठी शौकत को कैफी आज़मी साहब का अंदाज़ बहुत पसंद आया, लेकिन महफिल ख़त्म होने के बाद जब वो कैफी साहब का ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे बढ़ी तो वहाँ पर लड़कियों की भीड़ बहुत ज़्यादा लग गई थी। ये देखकर शौकत साहिबा जो थी वो दूसरे शायरों का ऑटोग्राफ लेने लगी और आखिर में जब लड़कियों की भीड़ कैफी साहब के पास से हट गई तो शौकत साहिबा वहाँ पर ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुँची। कैफी साहब ने एक बहुत ही मामूली सा शेर जो है वो उनकी बुक में लिख दिया। ये देखकर शौकत साहिबा ने कहा कि आपने मेरी किताब में इतना ख़राब शेर क्यों लिखा। तो इसका जवाब कैफी साहब ने ये दिया कि आप मुझसे पहले दूसरे शायरों के पास ऑटोग्राफ लेने क्यों गई थी। ये बात हुई तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और इस तरह से उनमें दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद अगला मुशायरा, अगली महफिल हुई और उस महफिल में जब कैफी साहब ने अपनी नज़्म सुनाई, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, तो वो नज़्म सुनकर शौकत साहिबा कैफी साहब के प्यार में गिरफ्तार हो गई। हालांकि उनकी मंगनी पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे कैफी साहब से ही शादी करनी है। उनके वालिद साहब ने कहा कि कैफी के माली हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन शौकत साहिबा पक्का इरादा कर चुकी थी कि उन्हें शादी करनी है तो सिर्फ कैफी साहब से। उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा था कि अगर वो मिट्टी भी उठाते होंगे कैफी साहब तब भी मैं उन्हीं से शादी करूंगी, और जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया। शादी के बाद बहुत से मकाम ऐसे आए जब कैफी साहब के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन अमीर घर से आई
शौकत साहिबा ने हर पल हर कदम उनका साथ दिया और सारी जिंदगी एक अच्छी बीवी बनकर दिखाया। शादी और बच्चे होने के बाद घर खर्च चलाने के लिए कैफी ने फिल्मों में गाने और डायलॉग वगैरह लिखने शुरू किए। 1951 की फिल्म बुज़दिल से उनके फिल्मों में लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला बेहद कामयाबी से कई साल चला। कैफी साहब ने खूबसूरत देशभक्ति गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों तो लिखा ही है। इसके साथ उनके बहुत सारे गीत जो फिल्मों में लिए गए बहुत हिट हुए और मुझे खासकर उनकी एक गज़ल बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि फिल्म हस्ते ज़ख्म में थी कि आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। क्या ही खूबसूरत लाइनें और कितनी कम अल्फाज में कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने लिख दी हैं। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, बहारों मेरा जीवन भी संवारो, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, तेरी खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। उनके लिखे कुछ और ऐसे गीत हैं जिन्हें सुनकर इंसान झूमने पर मजबूर हो जाता है। उन्होंने कागज़ के फूल, कोहरा, हकीकत, हीर रांझा और अर्थ जैसी फिल्मों में बहुत बेहतरीन गज़लें, नज़में, गीत और डायलॉग वगैरह लिखे। खासकर हीर रांझा में पूरी फिल्म के डायलॉग शायरी में लिखने का अनूठा प्रयोग काबिले ज़िक्र है। फिल्म हीर रांझा, जब मैंने इसके बारे में सुना कि इसके तमाम डायलॉग तुकबंदी में है, पूरी फिल्म लिरिक्स में कविता की तरह चलेगी, ये सुनकर मुझे बड़ी तेज़ हंसी आई थी कि कुछ नौटंकी जैसा बनकर तैयार हुआ होगा। वो फिल्म जब मैंने नहीं देखी थी पहले, लेकिन जब वो फिल्म मैंने देखी तो वाह भाई क्या फिल्म थी। उस फिल्म में कहीं पर भी कोई भी डायलॉग आपको बचकाना नहीं लगता है। पूरी फिल्म कविता के रूप में चल रही है लेकिन उसकी गंभीरता कहीं पे भी कम नहीं है। जहाँ उस फिल्म को रुलाना है वहाँ वो फिल्म रुलाती है, जहाँ उसको रोमांस दिखाना है वहाँ वो रोमांस दिखाती है, जहाँ गुस्सा दिखाना है वहाँ गुस्सा दिखाती है। और फिल्म देखते हुए आपको लगता है कि वाकई इसी तरीके से लोग बोलते होंगे। ये कमाल जो है वो कैफी साहब के कलम का ही कमाल था। कैफी ने हमेशा मजदूरों, मजबूरों, कमज़ोरों के हक में आवाज़ उठाई। जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने अपने गांव मिजवा में बिताए और वहां कैफी ने स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और सड़क वगैरह बनवाने में मदद की। 10 मई 2002 की तारीख को मिजवा में ही उनका इंतकाल हो गया। गुर्बत की ठंडी छाँव में याद आई उसकी धूप, कदरे वतन हुई हमें तरके वतन के बाद। होठों को सी के देखिए पछताइएगा आप, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद।